नहीं, गुजरते दिनों का नहीं, बल्कि यादगार लम्हों का नाम है जिंदगी। गुड इवनिंग, मैं हूं भानु भदौरिया और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल करो नाउ फिजिक्स। आज हम लोग टेस्ट डिस्कस करेंगे, बीएससी प्रीवियस मैकेनिक्स। आज टेस्ट पेपर लेके आए हैं, तो आप लोग जल्दी से तैयार हो जाइए, कॉपी पेन निकाल लीजिए और सॉल्व करके आंसर आप तुरंत कमेंट करिए, ठीक है। मैं देखता रहूँगा कौन कौन से लोग कमेंट कर रहे हैं, कौन कौन से लोग टीटीपी कर रहे हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, पहला क्वेश्चन हमने शायद ये बोला था आपको कि जो टेस्ट है वो वेव मोशन से पहले तक जितना भी हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया है उस पूरे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मैं दूंगा। तो पहला क्वेश्चन आप लीजिए, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि जीरो मोमेंटम फ्रेम है, जीरो मोमेंटम फ्रेम है। जीरो मोमेंटम का मतलब शून्य संवेग वाला जो फ्रेम है उसे क्या कहते हैं, यानी जिसमें मोमेंटम जीरो है उस फ्रेम को क्या बोलेंगे, इनर्शियल, नॉन इनर्शियल, जड़त्वीय या अजड़त्वीय, ठीक है। ऑप्शन हम दे रहे हैं, शून्य संवेग फ्रेम है, ऑप्शन जड़त्वीय नंबर वन है जड़त्वीय यानी इनर्शियल, और नंबर टू है नॉन इनर्शियल यानी अजड़त्वीय या नॉन इनर्शियल। 1 और 2 में से आपको कमेंट करना है, 1 और 2 जल्दी से कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट तक आप लोगों को कनेक्ट रहना है, ठीक है। लास्ट तक आप लोगों को कनेक्ट रहना है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आप सुनते रहेंगे, आपको कमेंट करने में आसानी हो इसलिए ऑप्शन हम दे देंगे, आपको केवल उनका नंबर जो है कमेंट करना है जो सही हो आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। आप देखो क्या है, सेकंड क्वेश्चन हम दे रहे हैं कि जो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होता है, अभिकेंद्र त्वरण, उसका फार्मूला होता है, अभिकेंद्र त्वरण का फार्मूला होता है, ठीक। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1 है mv²/r, ऑप्शन नंबर 2 है m²v/r, ऑप्शन नंबर 3 है v²/r और ऑप्शन नंबर 4 है r²/v। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र है। इन चारों में से आप देखिए, कमेंट करिए जो सही लगे आपको, ठीक है। चलिए फटाफट अब है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हटा दीजिए, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो मोशन में है, ऑब्जेक्ट है और वो मोशन में है, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है यानी हम कह रहे हैं एक्स या वाई जो भी कहना चाहो, वो प्रोपोर्शनल है t² के। किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो उस ऑब्जेक्ट के लिए ऑप्शन हम दे रहे हैं, 3 ऑप्शन देंगे। उस ऑब्जेक्ट के लिए वेग अचर है यानी वेलोसिटी इज कांस्टेंट, सेकेंड आपका त्वरण अचर है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, थर्ड दोनों, और फोर्थ कोई नहीं, नन ऑफ दीज। डिस्प्लेसमेंट टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो उस ऑब्जेक्ट के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, या दोनों या कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए, ठीक है। अब क्या करते हैं,
कैसे इसको लगाओगे इस टाइप के, देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, यानी हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट इनटू टी स्क्वायर। तो क्या यहां से देखो dx अपान dt निकालेंगे 2at आएगा, और d2x अपान dt स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा 2a आएगा, राइट, सही है। अब यहां से देखो ये dx अपान dt तो क्या हो गई, वेलोसिटी हो गया। क्या ये कांस्टेंट है, नहीं, इस पे टाइम आ रहा, टाइम चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगी। ये d2x अपान dt स्क्वायर क्या है, एक्सेलरेशन है। क्या ये कांस्टेंट है, यस इट इज कांस्टेंट, बिकॉज यहां पे क्या है, टाइम का टर्म नहीं आ रहा है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी त्वरण अचल, ठीक है। अब हम आपको कभी हम लोगों ने जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ा था, ठीक है, तो वहां से एक क्वेश्चन ले रहे हैं, आपका ग्राफ बना रहे हैं, आपका दो ग्राफ बना रहे हैं, तीन कर रहे हैं। चलिए ग्राफ पहले देख लीजिए, फिर आप क्वेश्चन दे रहे हैं। एक ग्राफ आपका ये बना हुआ है डिस्प्लेसमेंट टाइम यानी एस टी ग्राफ, एक एस टी ग्राफ ये है 1 नंबर, एक एस टी ग्राफ ये है, ठीक है, एस टी 2 नंबर, और एक एस टी ग्राफ ये, ठीक है, देख लीजिए 3 नंबर दे रहे हैं। ये तीन क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमने आपको रिप्रेजेंट किया। अब आपको बताना है कि इन तीनों ग्राफ में से कौन सा ग्राफ ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इन तीनों में से कौन सा ग्राफ नियत वेग को रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर कमेंट करिएगा 1, 2 और 3 में से कौन नियत वेग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। देखो जीरो भी एक कांस्टेंट ही है, ठीक है, जीरो है यानी टाइम के साथ अगर जीरो मेंटेन रह रहा है तो वो भी तो नियत है, ठीक है। अब आपका है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है और उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम आपको दे रहे हैं, आपको बताना है कि कौन सा ग्राफ निगेटिव एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर से ग्राफ बना रहे हैं आपका, कौन सा ग्राफ निगेटिव एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करेगा। अगला ग्राफ हम दे रहे हैं आपको, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, और उस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में आपको बताना है कि निगेटिव एक्सेलरेशन किस ग्राफ द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है। फिगर नंबर 1 ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये भी एस टी ग्राफ। फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है एस टी ग्राफ, और फिगर नंबर 3 ये फिगर नंबर 2 हो गया, फिगर नंबर 3 एस टी ग्राफ। इन तीनों में से कौन सा ग्राफ निगेटिव एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जल्दी से बताइए कौन सा है, कमेंट करिए जल्दी से। मान लेते हैं आपको याद है, ठीक है। क्या हमने कभी पढ़ाया था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या बताता है, वो क्या बताता है, वेलोसिटी। और अगर टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज कर रही होगी तो इसका मतलब है उस पर जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा, जिसको हम रिटार्डेशन या मंदक त्वरण बोलते हैं, जो भी कह लीजिए, ठीक है। तो इन तीनों में से कौन सा सही होगा, चेक करिए। 1 नंबर, ठीक है, ठीक है, कई लोगों ने बता दिया। अब देखो क्या है आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं,
जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व का नियम बोलते हैं, वो आधारित है, यानी लॉ ऑफ इनर्शिया इज बेस्ड ऑन नंबर 1 में है आपका क्वांटम फिजिक्स, QUANTUM क्वांटम फिजिक्स। नंबर 2 में है मैकेनिक्स। नंबर 3 में है आपका न्यूक्लियर फिजिक्स और नंबर 4 में है नन, कोई नहीं। लॉ ऑफ इनर्शिया यानी न्यूटन का जो जड़त्व का नियम है वो किसका भाग है या किस पर आधारित है? क्वांटम फिजिक्स पर, मैकेनिक्स पर, न्यूक्लियर फिजिक्स पर, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से कमेंट करिए और शायद ये सभी लोगों ने सही जवाब दिया। ठीक है, अब आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्या जो न्यूटन्स सेकेंड लॉ है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ क्या है आपका? F इज इक्वल टू, जो ma लिखते हैं हम लोग, F इज इक्वल टू ma इज, ऑप्शन दे रहे हैं, ऑलवेज करेक्ट, ऑलवेज करेक्ट। नंबर 2 में है नेवर करेक्ट। नंबर 3 में है करेक्ट व्हेन m इज वेरिएबल और नंबर 4 में है करेक्ट व्हेन m इज कांस्टेंट। ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन सही है। जब m कांस्टेंट है या वेरिएबल है या हमेशा करेक्ट है ये नियम या कभी नहीं करेक्ट है। ठीक है, कई लोगों ने सही जवाब दे दिया। अगला क्वेश्चन आपका है, ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि न्यूटन्स जो थर्ड लॉ है, हम लोगों ने पढ़ रखे हैं ना, क्लास में डिस्कस हो चुके हैं, तो न्यूटन्स जो थर्ड लॉ है उसमें जो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स हैं वो ऑप्शन दे रहे हैं। इन न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, हटा दें। न्यूटन्स थर्ड लॉ में एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो है एक ही ऑब्जेक्ट पे वर्क करते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे वर्क करते हैं, कोई सही नहीं है, दोनों सही है, ये ऑप्शन है। नंबर 1 में है आपका एक ही ऑब्जेक्ट पे लगते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट पर लगते हैं। नंबर 2 है अलग अलग ऑब्जेक्ट पर लगते हैं और नंबर 3 में है कोई नहीं और नंबर 4 में है दोनों। दोनों का मतलब है 1 and 2। तो इसमें से जो भी करेक्ट हो, न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स हैं वो एक ही ऑब्जेक्ट पर लगते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगते हैं, किसी पर नहीं लगते हैं या दोनों पर लगते हैं। जल्दी से कमेंट मारिए और शायद कई लोगों ने सही जवाब दे दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका लेते हैं। अगला क्वेश्चन, कनेक्ट रहिएगा भाई, हेडफोन लगाए रहिएगा। ठीक है, हेडफोन लगाए रहिएगा। हम लोगों ने पढ़ा था आपका बैंकिंग ऑफ रोड, रोड का जो बाहरी किनारा है वो भीतरी किनारे की तुलना में कुछ उठा हुआ होता है, उभरा हुआ होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है ये बताया था क्लास में। तो क्वेश्चन है कि जब मोड़ पर वाहन गुजरते हैं तो वो भीतर की ओर झुक जाते हैं, जिससे कि जैसे ये कर्व है आपका, तो यहां से जब वाहन गुजरेगा तो ये ऐसे टिल्ट हो जाता है, ताकि क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 1 पलट जाए, ऑप्शन नंबर 2 त्वरण मिल जाए, ऑप्शन नंबर 3 अभिकेंद्र बल प्राप्त करने के लिए, और चौथा है सभी। यानी जब मोड़ से कोई वाहन गुजरता है तो वो मोड़ पर भीतर की ओर झुक जाता है,
क्यों झुक जाता है वो ऑप्शन दिए हैं ताकि वो पलट जाए। दूसरा ऑप्शन है त्वरण मिल जाए उसे। तीसरा ऑप्शन है अभिकेंद्र बल मिल जाए। चौथा ऑप्शन है सभी। और शायद आपको सही जवाब मिल गया होगा। ठीक है, क्लास में डिस्कस हुआ था, आंसर आज हम सही नहीं बताएंगे। ठीक है, बहुत से लोगों ने शायद 3 नंबर बोला। ठीक है, अब देखो क्या जो जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ा था ना, मोशन इन ए वर्टिकल सर्किल, तो वर्टिकल सर्किल में जब भी कोई पार्टिकल मोशन में होता है तो उसकी जो चाल होती है, स्पीड है, क्या वो नियत रहती है या नहीं नियत रहती है? नियत रहती है 1 नंबर, नहीं नियत रहती है 2 नंबर। जल्दी से कमेंट करिए। वर्टिकल मोशन करते हुए, वर्टिकल सर्किल में मोशन करते हुए पार्टिकल की चाल यानी स्पीड कांस्टेंट रहती है 1 नंबर। नंबर 2 में कांस्टेंट नहीं रहती है। जल्दी से कमेंट करिए, हम देख रहे हैं किसने सही जवाब दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं आपका है कि जब कोई पार्टिकल वर्टिकल सर्किल में मोशन करता है, वर्टिकल सर्किल में मोशन करता है तो हाईएस्ट पॉइंट पर, वर्टिकल सर्कुलर पाथ के हाईएस्ट पॉइंट पर जो टेंशन होता है वो है, ऑप्शन दे रहे हैं। यानी ये पार्टिकल है, वर्टिकल सर्किल में मोशन कर रहा है। जब ये पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो जिस स्ट्रिंग से ये जुड़ा है उस स्ट्रिंग में मैक्सिमम टेंशन कितना होगा? हम लिख रहे हैं टेंशन इज इक्वल टू कितना, हमने लिख रहे हैं आपका एम वी स्क्वायर प्लस जी, टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपान आर माइनस जी, टी इज इक्वल टू आपका वी एम स्क्वायर अपान आर माइनस जी, और टी इज इक्वल टू वी एम स्क्वायर अपान आर प्लस जी। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, जो भी सही आपको लगे वो आप नंबर कमेंट कर देना। ठीक है, जल्दी से कमेंट करो इसको, जल्दी से लगाइए। हाँ ठीक है, कुछ लोगों के सही जवाब है, कुछ लोगों के सही जवाब नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि कोई रॉड है और वो रॉड गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर रॉड की जो लेंथ होगी वो रहती है। ऑप्शन दे रहे हैं, एक रॉड है हमारे पास, ए बी नाम दे दिया, और ये कहा गया है कि उस पर हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की बात करेंगे तो गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर रॉड की लेंथ रहेगी। नंबर 1 में है इनवेरिएंट यानी अचर, नंबर 2 में है चर यानी बदल जाएगी वेरिएंट, नंबर 3 में है दोनों, और नंबर 4 में है नन, कोई नहीं। गैलेलियन रूपांतरण के अंतर्गत किसी क्षण की लंबाई रहती है, अचर, चर, दोनों, कोई। सही जवाब दीजिए, सबका सही जवाब आना चाहिए। ठीक है, हम देख रहे हैं आज कुछ नहीं कहेंगे किसने सही जवाब दिया किसने गलत। ठीक है, क्लास में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये है आपका कि कोई एक पार्टिकल है और वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। एक मोशन कंप्लीट करने के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। एक मोशन कंप्लीट करने के बाद, मतलब एक राउंड कंप्लीट करने के बाद उसका जो है डिस्प्लेसमेंट, ध्यान से सुनिएगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। सर्कुलर पाथ पे कोई पार्टिकल चल रहा है, एक सर्किल पूरा करने के बाद, मतलब एक राउंड पूरा करने के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। ऑप्शन दे रहे हैं 2 पाई आर, दूसरा ऑप्शन है पाई आर, तीसरा ऑप्शन है पाई आर स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन है 0। कई लोग बन गए हीरो, कमेंट करिए जल्दी से, सही जवाब देंगे तो वो हीरो बन गए। चलिए ध्यान से कंसंट्रेट होकर देना।
जवाब कंसंट्रेट होकर के आपको जवाब देना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई एक बस है और वो बस किसी दूरी को तय करती है, उस दूरी के आधे भाग को v1 स्पीड से और आधे भाग को v2 स्पीड से तय करती है। तो बस की एवरेज स्पीड है, फिर से सुन लीजिए, कोई बस है, किसी निश्चित दूरी को उसे तय करना है, उस निश्चित दूरी के आधे भाग को v1 स्पीड से और शेष आधे भाग को v2 स्पीड से तय करती है। बस की एवरेज स्पीड है, ऑप्शन दे रहे हैं, 1 नंबर 2v1 v2 अपान 2, 2 नंबर ऑप्शन v1 प्लस v2 बाई 2, 3 नंबर ऑप्शन v1 बाई 2 प्लस v2, 4 नंबर ऑप्शन v2 बाई 2 प्लस v1। जो भी ऑप्शन सही लगे आपको, जो क्लास में डिस्कस हुआ था उसके अकॉर्डिंग आप कमेंट कर दीजिए, जल्दी से कमेंट करिए किडनी लगाकर, ठीक है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे, बोले अगला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरियोलिस फोर्स के बारे में क्लास में डिस्कशन हुआ था। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, हम आपसे नहीं पूछेंगे। कोरियोलिस फोर्स का जो भी फार्मूला था उसमें ओमेगा आता है, वी आता है, मास आता है पार्टिकल का, ठीक है। तो कोरियोलिस फोर्स का मान बताना है जब ओमेगा और वी पैरेलल है। जब ओमेगा और वी पैरेलल हैं तो उस समय कोरियोलिस फोर्स का मान होगा, ऑप्शन हम दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1 इनफाइनाइट, ऑप्शन नंबर 2 माइनस का 2m ओमेगा क्रॉस v, माइनस का 2m ओमेगा क्रॉस v, ऑप्शन नंबर 3 0, ऑप्शन नंबर 4 ऑल, ठीक है। जो भी जिसको ऑप्शन सही लगे अकॉर्डिंग क्लास डिस्कशन आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन क्या है आपका कि अर्थ जो है यानी पृथ्वी सूर्य की ओर जो है, सूर्य के अराउंड परिक्रमण कर रही है और कक्षा की त्रिज्या यानी ऑर्बिट की जो रेडियस है, जिस ऑर्बिट में अर्थ सन के अबाउट रिवॉल्व कर रही है, उस ऑर्बिट की रेडियस जो है वो 1.49 10⁸ किलोमीटर है। आपको अर्थ की कक्षीय चाल ऑर्बिटल स्पीड बतानी, यानी पृथ्वी सूर्य के परितः 1.49 10⁸ किलोमीटर की रेडियस में परिक्रमण कर रही है। आपको पृथ्वी की कक्षीय चाल यानी ऑर्बिटल स्पीड बतानी है। ऑप्शन दे रहे हैं, एक नंबर 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड, क्लास में डिस्कस हो चुका है। 4 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड, 5 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड, और ऑप्शन नंबर 4 6 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड। जो भी ऑप्शन सही हो आप बताएंगे कमेंट करके, 1 2 3 4 जो भी सही है, और आपको हम बता दें कैसे लगना है, इसे कैसे लगना है, ठीक है। निकालिए, क्लास में डिस्कस हो चुका है इसलिए हम जिक्र नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है। कोई एक रेलवे ट्रैक है, कोई एक क्या है, रेलवे ट्रैक है, और उस रेलवे ट्रैक में जो रेल्स हैं
बना के दिखा रहे हैं, ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। एक रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक सभी लोगों ने देखा होगा, यस आर नो? देखा है, कुछ ऐसा ही तो होता है। बना देते हैं तो आपको थोड़ा सा क्लू मिल जाएगा कि कहां से लगेगा। ये रेलवे ट्रैक है और इनके बीच जो रेल्स हैं, इनके बीच जो डिस्टेंस है वो 1.5 मीटर है। और जो रेलवे ट्रैक है इसकी जो रेडियस है वो 15 मीटर है। रेडियस जो है वो 15 मीटर है। क्वेश्चन ये है कि रेलवे ट्रैक का जो बाहर वाली रेल है, यानी जो बाहर वाली पटरी है, इसे भीतर वाली पटरी की तुलना में कितना उठा दिया जाए। भीतर वाली पटरी की तुलना में कितना उठा दिया जाए कि रेल जो यहां से गुजरे वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गुजर सके। रेलवे ट्रैक्स में रेलवे ट्रैक के रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 15 मीटर है। दोनों पटरियों के बीच की दूरी कितनी है? 1.5 मीटर है। यहां से एक ट्रेन गुजरनी है जिसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, तो सेफली ये गुजर जाए, इसलिए बाहरी पटरी को भीतरी पटरी की तुलना में कितने एंगल से उभारना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन हम दे रहे हैं, ऑप्शन नोट कर लीजिए। ऑप्शन हम दे रहे हैं आपका, ऑप्शन नंबर 1 है आपका 1.025, दूसरा ऑप्शन है 1 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है आपका 0.59। ऑप्शन लिख के दे रहे हैं। फार्मूला क्या लगेगा आपको? चलो थोड़ा सा हिंट दिए दे रहे हैं, शायद आपको याद आ रहा होगा, कभी हम लोगों ने पढ़ा था tan थीटा इज इक्वल टू, क्या पढ़ा था? tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r या rg, v स्क्वायर अपॉन r या v स्क्वायर अपॉन rg। ठीक है, क्या पढ़ा था हम लोगों ने? जो mg था उसका दो कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन के फोर्स के होते थे। एक क्या करता था आपका, mg को बैलेंस करता है, और एक नॉर्मल कंपोनेंट का जो एक नॉर्मल फोर्स, रिएक्शन फोर्स का जो कंपोनेंट था वो क्या प्रोवाइड करता था? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वहां से फार्मूला देखो, आपको याद आ रहा होगा शायद, tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r या v स्क्वायर अपॉन rg। इन दोनों में से कोई फार्मूला है? हम आज नहीं बताएंगे कौन सा फार्मूला सही है, आप वो फार्मूला यूज करिए और थीटा की वैल्यू निकाल के बताइए। आप tan थीटा बता दीजिएगा, ठीक है, tan थीटा बता दीजिएगा। ये सारे आंसर हम क्लास में आपसे पूछेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई एक गेंद है और उसे ऊपर की ओर उछाला जाता है। एक गेंद है, उसे ऊपर की ओर 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से फेंका जाता है। मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? गेंद है, उसे 5 मीटर पर सेकेंड वेग से ऊपर की तरफ फेंका जाता है। मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? क्या आपको याद आया? मैक्सिमम हाइट पर स्पीड क्या हो जाएगी? 0। और कभी हम लोगों ने गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था। तो एक इक्वेशन पढ़ी थी हम लोगों ने, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी दी है 5 का स्क्वायर 2 इंटू जी कितना रख लें? 10 रख लें, 10 इंटू यस, ये निकालना है। माइनस साइन इसलिए आ गया क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां लग रहा होगा? डाउनवर्ड, इसलिए एक्सेलरेशन क्या होगा? माइनस साइन के साथ। तो क्या हम यहां से निकाल सकते हैं? 25 इज इक्वल टू 20s, यस इज इक्वल टू मिल गया 25 अपॉन 20, यानी कितना आ गया आपका? 1.25 मीटर। सही है? देखो, यस आर नो, जल्दी से बताइए। ठीक है, मान लेते हैं सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, एक 100 kg का व्हीकल है और वो 5 मीटर पर सेकेंड वेग से मोशन में है।
100 kg का व्हीकल है 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से मोशन में है, यानी m दिया हुआ है व्हीकल का, m इज इक्वल टू 100 kg और स्पीड दी हुई है कितनी आपकी 5 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा गया है कि t इज इक्वल टू 1/10 सेकेंड में अगर t इज इक्वल टू 1/10 सेकेंड में अगर उस व्हीकल को रोकना हो तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, कितने समय में रुक जाए 1/10 सेकेंड में। इनिशियल स्पीड दे रखी है यानी u कह दे इसको, फाइनल स्पीड क्या हो गई, व्हीकल रुक गया ना तो फाइनल स्पीड क्या हो गई 0, राइट। तो क्या इक्वेशन आप मोशन लगा दे v इज इक्वल टू u प्लस at, तो ये तो हो गया 0 इज इक्वल टू u कितना दे रखा था 5 प्लस a इंटू टी का मतलब 1/10, तो क्या यहां से एक्सेलरेशन निकल आएगा -5 इंटू 10 यानी कितना आपका माइनस का 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस इसलिए आया है क्योंकि हम क्या करेंगे व्हीकल को अपोज करेंगे, ठीक है। अब आपको क्या है कितना फोर्स चाहिए, फोर्स कितना चाहिए F इज इक्वल टू क्या होता है ma, m कितना आपका 100, a कितना आया आपका 50, यानी कितना फोर्स चाहिए 5000 न्यूटन। इतना फोर्स अगर हम लगा दें तो उस व्हीकल को 1/10 सेकेंड में हम रोक देंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। अच्छा आपको सॉल्व करके क्यों बता दिया, तो आपका पार्ट था आज तो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, कनेक्टेड रहना लास्ट तक। अगला क्वेश्चन है संरक्षी बल, पढ़ा है कभी हम लोगों ने, कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स का कर्ल होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंजर्वेटिव फोर्स का कर्ल होता है। कोई कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसका कर्ल बताना है आपको क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स। ऑप्शन जल्दी बताइए, जिनको आता है वो सीधे सीधे कमेंट कर दें। कर्ल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इज, कंजर्वेटिव फोर्स तो पता होगा ना, तो ऑप्शन नंबर दिया है 1 इनफाइनाइट, 2 नंबर दिया है 0, 3 नंबर दिया है पाई, 4 नंबर दिया है आपका 9 पाई। संरक्षी बल का कर्ल होता है कंजर्वेटिव, कर्ल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इज। काफी लोग सही जवाब दे रहे होंगे, देखते हैं, ठीक है। कोई सी का नाम नहीं लेंगे, कौन सा सही जवाब है आपका। और शायद आपको याद आ गया होगा कि कंजर्वेटिव फोर्स का कर्ल क्या होता है 0 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, कोलिजन अगर इलास्टिक हो, इलास्टिक कोलिजन अगर है तो क्या कंजर्व रहता है, इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व रहता है, प्रत्यास्थ संघट्य में कंजर्व रहता है। क्या कंजर्व रहता है देखिएगा, इलास्टिक कोलिजन प्रत्यास्थ संघट्य में संरक्षित रहता है। नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी, नंबर 2 मोमेंटम यानी संवेग, नंबर 3 दोनों, और नंबर 4 कोई नहीं। जल्दी से जवाब दीजिए, इसे सबको आता होगा, अच्छी तरीके से पढ़ाया था हम लोगों ने, अच्छी तरीके से क्लास में डिस्कस हुआ था ना ये। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, आपका पेपर तैयार है। क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है आपका, किसी ऑब्जेक्ट की मोमेंटम को डबल करने पर उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा या उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को डबल करने पर उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ऑप्शन दे रहे हैं आपको, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 है आपका 4 टाइम्स, ऑप्शन नंबर 2 है 1/4 टाइम्स, ऑप्शन नंबर 3 है 2 टाइम्स,
और ऑप्शन नंबर 4 है 1/2 टाइम्स। किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम डबल कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी होगी। कमेंट करिए। ठीक है, रिलेशन बताया जा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है K = P²/2m होती है। मोमेंटम को डबल कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी कितने गुना हो जाएगी, ये पूछा गया है। ठीक है, शायद कुछ लोगों ने सही जवाब भी दिया होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है आपका, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा के योग को कहा जाता है। किसी ऑब्जेक्ट की गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा के योग को कहा जाता है। ऑप्शन दे रहे हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 योग गुरु, ऑप्शन नंबर 2 महागुरु और ऑप्शन नंबर 3 यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा और ऑप्शन नंबर 4 कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं? योग गुरु, महागुरु, यांत्रिक ऊर्जा या कुल ऊर्जा। सही जवाब शायद कई लोगों ने दिया होगा। ठीक है, अभी देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है आपका, लिखिएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्टेड जो क्वेश्चंस हैं आपके, दो ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट हैं जिनके मास डिफरेंट है और उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? इक्वल है। ठीक है, टू ऑब्जेक्ट हैं, मासेस उनके डिफरेंट हैं और काइनेटिक एनर्जी क्या है? इक्वल है। आपको बताना है जिसका मोमेंटम ज्यादा है उसका मास होगा। यहां से देखो क्या है, m1 m2 मास है, ये इक्वल नहीं है और इनकी काइनेटिक एनर्जीज क्या है? इक्वल है। काइनेटिक एनर्जीज क्या है आपका? इक्वल है। पूछा गया है कि जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा उसका मास होगा अधिक, कम, कुछ नहीं कह सकते। तो ये तीन ऑप्शन हमने दिए, अधिक, कम या कुछ नहीं कह सकते। मास इक्वल नहीं है, दो ऑब्जेक्ट हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जीज इक्वल है। तो जिस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ज्यादा होगा उसका मास होगा ज्यादा, कम या कुछ नहीं कह सकते। तीन ऑप्शन दिए हैं, जो सही हो वो नंबर डाल के आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज कॉल्ड। जड़त्व आघूर्ण एवं कोणीय त्वरण का गुणनफल कहलाता है। ऑप्शन दे रहे हैं, जड़त्व आघूर्ण एवं कोणीय त्वरण का गुणनफल कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 बल आघूर्ण, टॉर्क जिसको बोलते हैं, बल आघूर्ण। नंबर 2 में कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम। नंबर 3 में है चक्रण मोमेंटम, चक्रण संवेग। और नंबर 4 में है आपका बलों का बल। ठीक है, जो ऑप्शन सही लगे वो आप कमेंट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा। m1 m2 मास के दो पार्टिकल हैं, m1 m2 मास के दो पार्टिकल हैं। m1 मास के पार्टिकल को सेंटर ऑफ मास की ओर l दूरी डिस्प्लेस करने पर m2 पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को ज्ञात कीजिए जबकि द्रव्यमान केंद्र अपरिवर्तित रहे। फिर से क्वेश्चन सुनिएगा।
क्वेश्चन ये है कि दो पार्टिकल है, एक m1 मास का पार्टिकल है, एक m2 मास का पार्टिकल है। इनका सेंटर ऑफ मास इनको ज्वाइन करने वाली लाइन पर कहीं होगा। m1 मास के पार्टिकल को सेंटर ऑफ मास की ओर l दूरी डिस्प्लेस करा दिया गया है। तो m2 मास कितना डिस्प्लेस हो जाए, कितना और किधर डिस्प्लेस हो जाए कि सेंटर ऑफ मास अपरिवर्तित रहे, अनचेंज्ड रहे। ऐसा क्वेश्चन हम लोग करा चुके हैं। क्वेश्चन क्या किया था, कहीं क्लास में डिस्कस किया था कभी, तो वहां पर ऐसे क्वेश्चन हो चुके हैं। टेक्निक भी आपको आती है, टेक्निक आती है आपको, ठीक है। देखो हम RCM क्या होता था, फार्मूला लिखे थे। RCM होता है m1r1 प्लस m2r2 अपान m1 प्लस m2। अगर इसमें चेंज लिखे तो DRCM क्या हो जाएगा, m1 dr1 प्लस m2 dr2 अपान m1 प्लस m2। कहा गया है कि सेंटर ऑफ मास अनचेंज्ड रहे, यानी DRCM क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 0। तो DRCM 0 रख दो। m1 का डिस्प्लेसमेंट बताया गया है कितना है, m2 का डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिएगा। विद साइन आएगा तो आप बता दोगे किधर होना चाहिए, ठीक है। तो आपका हम ऑप्शन दे रहे हैं कि जो m2 का डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा आपका m1 अपान m2 इंटू n, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 है m2 अपान m1, m2 अपान m1 इंटू n। ऑप्शन नंबर 3 है m1 प्लस m2 इंटू l। और ऑप्शन नंबर 4 है m1 माइनस m2 अपान l। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है, जो आपकी कैलकुलेशन में आ रहा हो वो नंबर कमेंट कर दीजिए, ठीक है। जल्दी से कमेंट करिए, हम अभी देख रहे हैं कितने लोगों ने कमेंट किया है, ठीक है। कुछ लोगों का सही भी है और कुछ लोगों का सही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि कोई एक व्यक्ति है और वो किसी घूमते हुए प्लेन पर खड़ा हुआ और उसकी जो है भुजाएं फैली हुई, मतलब इस घूमता हुआ तल है और उस पर इस तरीके से वो खड़ा हुआ है, घूम रहा होगा वो दिन, ठीक है। अब क्या किया उसने, अचानक अपनी भुजाओं को समेट लिया ऐसे। तो आपको बताना है कि व्यक्ति का जड़त्व आघूर्ण बढ़ेगा घटेगा, और उसका जो कोणीय वेग है बढ़ेगा या घटेगा। यानी क्या करना है आपका, ऑप्शन नंबर 1 है, हम दे रहे हैं आपका जड़त्व आघूर्ण घटेगा, और ऑप्शन नंबर 2 है कोणीय संवेग बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर 3 है दोनों, और ऑप्शन नंबर 4 है गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शनों में से जो सही है उसे कमेंट करिए और अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, जल्दी से नोट करिए। कितना जवाब हो गया आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, कोई एक पार्टिकल है और उसका एंगुलर मोमेंटम L है, उसका पोजीशन वेक्टर R है, लीनियर मोमेंटम P है। क्या है आपका, पार्टिकल है, उसके लिए एंगुलर मोमेंटम L है, लीनियर मोमेंटम P है, और पोजीशन वेक्टर क्या है आपका, ओरिजिन से उस पार्टिकल का R। तो कौन सा संबंध सही है, L इज इक्वल टू R अपान P। दूसरा ऑप्शन L इज इक्वल टू R क्रॉस P। तीसरा ऑप्शन L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। और चौथा ऑप्शन L क्यूब इज इक्वल टू R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। जल्दी से बताइए, टिप्पणी लगाइए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है।
लगा लिया होगा किडनी। जवाब आ रहे हैं कई लोगों के। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा। हो गया हो भाई, आसान सा है। क्लास में सारे डिस्कस, जो भी आज हम लोग आप क्वेश्चन कर रहे हैं उन सब के बारे में क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगला है आपका कि कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है, कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा है, यानी झुकाव कोण कितना है, थीटा है। उस पर कोई एक ऑब्जेक्ट लुढ़क रहा है, उस पर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रोलिंग मोशन कर रहा है। रोलिंग मोशन का मतलब क्या है, रोटेशनल मोशन भी होगा और लीनियर मोशन भी होगा। तो किसी नत समतल पर, इंक्लाइंड प्लेन पर कोई ऑब्जेक्ट रोलिंग मोशन कर रहा है तो उसके लिए एक्सेलरेशन होगा, उसके लिए एक्सेलरेशन होगा। ऑप्शन दे रहे हैं आपको, 1 नंबर ऑप्शन इसमें दे रहे हैं। फार्मूला आप टाइप नहीं कर पाओगे, इसमें लिख नहीं पाओगे। आप फार्मूला नंबर 1 है, ए इज इक्वल टू, ऑप्शन नंबर 1 है, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपान 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2, ए इज इक्वल टू जी कॉस थीटा 1 माइनस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपान 1 माइनस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। 3 ऑप्शन में से कोई ना कोई ऑप्शन सही होगा। आप जल्दी से कमेंट करिए, 1 नंबर, 2 नंबर, ठीक है, जो भी ऑप्शन आपको सही लगे। नोट कर लिया होगा। अगला है आपका, अगला क्वेश्चन आपका है, कभी हम लोगों ने पढ़ा था प्रोसेशनल वेलोसिटी या प्रोसेशनल मोशन पढ़ा था, पुरस्रण गति। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है आपका कि जो लट्टू है यानी टॉप है, उसकी जो पुरस्परण चाल होती है वो है, लट्टू की पुरस्परण चाल, प्रोसेशनल स्पीड ओमेगा पी इज इक्वल टू, ऑप्शन नंबर 1 दिया है, ओमेगा पी इज इक्वल टू एम जी अपान आर वी स्क्वायर। दूसरा है आपका ओमेगा पी इज इक्वल टू एम जी आर अपान एल, और तीसरा है आपका ओमेगा पी इज इक्वल टू एम जी एल अपान आर। 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, इनमें से जो भी सही है आप उसे कमेंट करके बताइए। कमेंट करिए भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है, घर्षण बल यानी फ्रिक्शनल फोर्स निर्भर नहीं करता है, फ्रिक्शनल फोर्स निर्भर नहीं करता है, फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन, फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पे नहीं निर्भर करता है फ्रिक्शनल फोर्स? ऑप्शन दे रहे हैं, नंबर 1 है आपका, नंबर 1 है वेट, किसका वेट? ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट के वेट पर। नंबर 2 कांटेक्ट एरिया, नंबर 3, ठीक है, सरफेस नेचर, सरफेस नेचर यानी सरफेस चिकनी है या खुरदुरी है इस पर। तो इनमें से जो भी ऑप्शन सही लग रहे हो उसको टिक करिए, कमेंट करिए, बॉक्स में कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन आपका ले रहे हैं, याद सुनिएगा, अगला क्वेश्चन आपका है, ये टिक कर लिया होगा सब लोगों ने। अगला क्वेश्चन है आपका कि कोई जो नत समतल है, कोई एक नत समतल है और उस पर एक रिंग छोड़ी गई है और एक सिलेंडर छोड़ा गया है, एक रिंग है और एक सिलेंडर है। बॉटम पर कौन पहले पहुंचेगा? बॉटम पर कौन पहले पहुंचेगा? कोई नत समतल है, उसके टॉप से एक रिंग और एक सिलेंडर, दोनों के मास इक्वल है, उनको एक साथ रिलीज किया गया है। बॉटम पर पहले कौन पहुंचेगा? ऑप्शन दे रहे हैं,
नंबर 1 में है दोनों साथ में पहुंचेंगे, ऑप्शन 2 है रिंग पहले पहुंचेगी, ऑप्शन 3 है सिलेंडर पहले पहुंचेगा। जो भी ऑप्शन सही हो आप टिक करिए, जल्दी से कमेंट करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा। जब घूर्णन अक्ष वर्टिकल अक्ष के अबाउट घूमने लगती है तो इस घटना को कहा जाता है when axis of rotation rotate itself about vertical axis the event is termed as। क्या कहा जाता है? ऑप्शन हम दे रहे हैं, ऑप्शन लिख देते हैं, आप नंबर कमेंट करिएगा। नंबर नहीं लिख रहे हैं, पहले नंबर पे हम कहते हैं प्रोसेशनल मोशन, प्रोसेशनल मोशन यानी पुरस्करण गति जिसको बोलते हैं, पुरस्करण गति, प्रस्फुरण गति, प्रस्फुरण, प्रोसेशनल मोशन, प्रोसेशनल मोशन। नंबर 2 में हम कहेंगे उसे रेखीय गति, नंबर 3 वृत्तीय गति। इन तीनों में से एक ऑप्शन सही है, जल्दी से बताइए कौन सा सही है। कई लोग कह रहे हैं 1 नंबर, एंड 1 नंबर इज द राइट आंसर। अरे हमने क्यों बता दिया राइट? चलिए कोई बात नहीं, बता दिया। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आसान सा क्वेश्चन दे रहे हैं और आसान से कठिन की ओर बढ़ेंगे। रिलेशन बिटवीन, अगला क्वेश्चन है आपका, रिलेशन बिटवीन y, eta and sigma is, रिलेशन बिटवीन y, eta and sigma is। तो y, eta और सिग्मा में रिलेशन बताना है आपको। किसमें किसमें रिलेशन बताना है? y, eta एंड सिग्मा। तो इसमें हम एक रिलेशन लिख रहे हैं 3k y, eta एंड सिग्मा में बताना है, y, eta एंड सिग्मा में। तो y इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा। सेकेंड है y इज इक्वल टू 2 eta 1 प्लस सिग्मा। थर्ड है 2 eta 1 प्लस सिग्मा इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा। और इन्हीं तीनों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा और उस ऑप्शन आप बता दीजिए कौन सा ऑप्शन। ठीक है, कई लोगों ने कमेंट किया होगा, देख रहे हैं। ठीक है, आपने बताया सेकंड वाला, ठीक है, सही है आपका, y, eta एंड सिग्मा में यही संबंध है। अगला क्वेश्चन है आपका कि जो गर्डर होता है, गर्डर, मर्डर नहीं गर्डर, ठीक है, तो गर्डर का यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कैपिटल Y होना चाहिए। गर्डर के लिए कैपिटल Y होना चाहिए। याद करो वो दिन जब गर्डर पढ़ाया था और उसमें दिखाया था कि गर्डर में जो बेंडिंग होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ये बातें आई थी। तो आपको बताना है गर्डर के लिए जो यंग्स मॉडुलस होता है उस मटेरियल का जिससे गर्डर बना है वो होना चाहिए। नंबर 1 में ज्यादा, अधिक यानी नंबर 2 में कम, नंबर 3 में, ठीक है, 1/2, नंबर 4 में 1/4। तो गर्डर के मटेरियल के लिए यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होना चाहिए, अधिक, कम, और बाकी वैल्यू दी हुई। कुछ चीजें फर्जी भी देनी पड़ती है ना ऑप्शन में, तो फर्जी चीजें हमने दी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुक का नियम, हुक का नियम है, हुक का नियम, हुक का नियम नहीं, हुक का नियम है, क्या है? प्रतिबल प्रपोर्शनल विकृति यानी स्ट्रेस प्रपोर्शनल स्ट्रेन। नंबर 2 में है विकृति प्रपोर्शनल प्रतिबल, ठीक है। इन दोनों में से आप कोई बताइए ऑप्शन, बाकी तो फर्जी देने पड़ेंगे, ठीक।
इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही है, शायद पहला या शायद दूसरा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन y eta एंड k, y eta एंड k। तो y eta और k में रिलेशन बताना है, किसके बीच में, y eta एंड k के बीच रिलेशन बताना है। पहला है y इज इक्वल टू 9 eta k अपान 3k प्लस eta। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है y इज इक्वल टू 3 eta k अपान, या ऐसे लिखते हैं 9 eta k अपान 3 eta प्लस k। और तीसरा है y इज इक्वल टू 9k eta अपान 6 eta प्लस 2k। इनमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा, वो आपको बताना है। इनमें से जो ऑप्शन सही हो वो आप बताइए। ठीक है, दिखाई पड़ रहा होगा, हमें उम्मीद है। क्वालिटी आप बढ़ा सकते हैं यूट्यूब पे। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। जो हमने क्लास में डिस्कस किया है वही क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। पृथ्वी के केंद्र पर किसी ऑब्जेक्ट का वेट होगा, पृथ्वी के केंद्र पर किसी ऑब्जेक्ट का वेट होगा। ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन आपको दे रहे हैं। पृथ्वी के केंद्र पर किसी ऑब्जेक्ट का वेट होगा, 1 नंबर 0, 2 नंबर इनफाइनाइट, 3 नंबर 50%। कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं ना, तो वो लोग ज्यादा कितनी लगाएंगे, तो उनके लिए भी ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, अगला क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी वर्तमान दूरी की आधी होती तो वर्ष में दिनों की संख्या होती। क्वेश्चन समझ में आया, फिर सुनिएगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो वर्तमान दूरी है, अगर ये दूरी आधी कर दी जाए तो वर्ष में दिनों की संख्या होगी, तो वर्ष में दिनों की संख्या होगी। ऑप्शन दे रहे हैं 364, दूसरा ऑप्शन 129, 129, तीसरा ऑप्शन 229। इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन सही है। नियम कौन सा लगेगा, केपलर्स नियम लगेंगे, और केपलर का कौन सा नियम लगेगा, थर्ड नियम लगेगा, क्योंकि टाइम पीरियड और डिस्टेंस में थर्ड ला ही रिलेशन बताता है। और हम बता दे रहे हैं क्या नियम है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये फॉलो करिएगा। T1 मतलब 365 दिन, R1 मतलब R मान लीजिएगा, T2 जो फाइंड आउट करना है, और R2 R/2 रख लीजिएगा। ऐसा करने पर आप जो है T2 की वैल्यू यानी कितने दिन हो जाएंगे अगर दूरी आधी कर दी जाए वो मिल जाएगा। और इसका राइट आंसर है 129, ये हमने आपको बताया। इसका राइट आंसर है 129। ठीक है, एग्जाम में भी मिल सकता है ये क्वेश्चन। अगला आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा आपका, हम बोल रहे हैं क्वेश्चन, किसी उपग्रह का पृथ्वी के परिक्रमण काल होगा, किसी उपग्रह का पृथ्वी के परिक्रमण काल होगा। तो क्या हम लोगों ने टाइम पीरियड निकाला है सैटेलाइट के लिए, और वो कितना आता है आपको याद होगा, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, याद करो, अंडर रूट क्या होता है, अंडर रूट R³ अपान GM। सही है, R³ अपान GM। कहां से निकाला था ये याद होगा आपको, कहां से निकाला था, देखो ये अर्थ
है, ये क्या हम मान लें रिवॉल्व कर रहा है आपका सैटेलाइट, और ये आर रेडियस है, यानी अर्थ के सेंटर से आर रेडियस के ऑर्बिट में सैटेलाइट क्या है, मान लिया वीओ स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है। तो क्या एक रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 2 पाई आर, और किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, वी नॉट से। तो क्या टाइम पीरियड मिल जाएगा, टाइम क्या होता है, समय बराबर दूरी, यानी 2 पाई आर अपॉन वी नॉट, और वी नॉट कितना होता है, अंडर रूट जीएम। वी नॉट कितना होगा, कैसे निकालते थे, वी नॉट क्या है कि सेंट्रीपिटल एक फोर्स रिक्वायर्ड होगा, यानी फोर्स कितना हो जाएगा, एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर, हल्का दिख रहा होगा। और ये कहां से मिलेगा, ये मिलेगा जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर से, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर से मिलेगा, हल्का दिख रहा है। चलिए अब क्या करेंगे, आपका यहां से देखो, एक आर यहां मर जाएगा, एम से एम मर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वीओ मिल जाएगा रूट जी एम अपॉन आर। तो वीओ की ये वैल्यू यहां भरेंगे, वीओ की वैल्यू भरेंगे रूट जी एम अपॉन आर, रूट जी एम अपॉन आर। क्या इसको पलट के ऊपर ले जाएंगे तो हम लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब अपॉन जी एम। तो कोई भी सैटेलाइट जो अर्थ के अराउंड, अर्थ के नियरेस्ट, मतलब इतनी हाइट पर है जो कि अर्थ की रेडियस की कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, तो हम इस आर की जगह कैपिटल आर रख लेंगे, इस आर की जगह कैपिटल आर रख लेंगे, ठीक है। तो इतना नोट करिए, आवाज आ रही होगी, काम चल रहा होगा कहीं आसपास, ठीक है, नोट कर लीजिए इतना। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी पर पलायन वेग, पृथ्वी पर पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी वीई है, तो उस ग्रह पर एस्केप वेलोसिटी आपको बतानी है जिसकी रेडियस और मास दोनों पृथ्वी के क्या है, दोगुने हैं, दोनों पृथ्वी के दोगुने हैं। उस उपग्रह पर एस्केप वेलोसिटी बतानी है, यदि पृथ्वी पर एस्केप वेलोसिटी कितनी है, वीई है, वी सफिक्स नहीं, इसको आप लगा के बताइएगा, कमेंट करिए लगा के। आपको बता देना है कि 2 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, आधी रह जाएगी, 1/4 हो जाएगी। 1 मिनट है आपके पास, ठीक है, लगाइएगा, इसको क्लास में बताइएगा आकर। अगला क्वेश्चन आपका हम दे रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट करिए, पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वही होगा जो पृथ्वी तल से 100 किलोमीटर गहराई पर होता है। यह आया हुआ क्वेश्चन है आपका एग्जाम में। आपको याद होगा ना कि अर्थ सरफेस से हम चाहे ऊपर जाएं या नीचे जाएं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण में परिवर्तन होता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि पृथ्वी तल से नीचे 100 किलोमीटर पर जितना गुरुत्वाकर्षण होगा, पृथ्वी सतह से कितनी ऊंचाई पर उतना ही गुरुत्वाकर्षण होगा। और आपको याद होगा कि अर्थ सरफेस से जब हम ऊपर जाते हैं h हाइट, तो गुरुत्वाकर्षण हम देते हैं G डैश इक्वल टू G 1 माइनस 2h अपान r। और जब हम नीचे जाते हैं h डेप्थ, तो G डैश होता है G माइनस G 1 माइनस h अपान r। ठीक है, इन्हीं फार्मूले की हेल्प से आपको निकालना है, जवाब देना है। ऑप्शन हम दे दें 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं आपका, बस कुछ क्वेश्चन और करते हैं फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन आ जाएगी, तो वो क्वेश्चन नहीं करने आपका है। अगला क्वेश्चन आपका है, सबसे सिंपल क्वेश्चन हम दे रहे हैं, किसी प्लैनेट का मास 5 इंटू 10⁻24 kg है। नोट करते रहिएगा, प्लैनेट का मास 5 इंटू 10⁻24 kg है। रेडियस 6.1 10⁻6 मीटर है।
अब क्या किया गया है कि इसके सरफेस से 2 किलोग्राम के पिंड को 2 किलोग्राम के पिंड को स्पेस में भेजने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी होगी, ठीक है। आपको याद होगा कभी सैटेलाइट की एनर्जी पढ़ी थी हम लोगों ने, और वो टोटल एनर्जी कितनी आई थी, Gmm/2r निगेटिव का, और कहा गया था कि इतनी ही अगर पॉजिटिव एनर्जी दे दी जाए तो वो उपग्रह, वो प्लान जो है आपका क्या नाम है, ग्रह क्या करेगा, अर्थ सरफेस को छोड़ के चला जाएगा। तो किसी भी सरफेस से परमानेंटली जाने, अंतरिक्ष में चला गया मतलब क्या, उस सरफेस से क्या कर गया, उसकी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से बाहर चला गया, तो इसके लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ती है, ½ Gmm/r, ½ G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M उस प्लैनेट का मास, स्मॉल m जिसे क्या करना है, जाना है, यानी जो पार्टिकल है उसका मास। तो आप फार्मूला लगा लोगे ½ G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r, और आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ऐसे आपको करना है। अगला क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय विभव होगा, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय विभव होगा। तो क्या कभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा था, फार्मूला था -Gm/r, तो अर्थ की रेडियस पता, अर्थ का मास आपको पता, तो आप निकाल लोगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अर्थ सरफेस पर कितना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नोट कर सकते हैं। अनंत पर उपग्रह की स्थितिज तथा गतिज ऊर्जा होती है, यानी जब इनफाइनाइट पे प्लैनेट पहुंच जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0। कितनी होगी, 0। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपको दे रहे हैं जो कि आपको कैलकुलेट करके क्लास में बता रहे हैं। दिया हुआ है कि अर्थ सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अर्थ की रेडियस गिवन है आपको 6.4 10⁶ मीटर। आपको बताना है अर्थ के सेंटर से 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर दूरी पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा। अर्थ की रेडियस हमने बोल दी, आप सुन सकते हैं दोबारा, मास, और जो अर्थ सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 10 है। अर्थ के केंद्र से 2r दूरी पर, r रेडियस ऑफ अर्थ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, ये कैलकुलेट कर लेना, क्लास में मंडे को पूछेंगे आपसे। ठीक, तो आज इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट।